ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़िए। बड़ी कीमत चुकाएगा पाकिस्तान। अभी हाल ही में आपने देखा कि पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, पर्यटकों को मारा गया, उसको लेकर भारत ने बहुत सारे फैसले किए। जैसे सिंधु जल संधि है ना, उस पर रोक लगा दी है और पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने की बात की है, वीजा रद्द करने की बात की है, बॉर्डर सील करने की बात की हुई है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद उपजे आक्रोश को देखते हुए भारत सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब देखिए, इसी क्रम में कुछ कूटनीतिक कदम उठाए हैं और इन सब में अहम है सिंधु जल संधि जो 1960 में हुई थी ना। राजनयिक उपस्थिति न्यूनतम करना, पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करना, अटारी वाघा सीमा बंद करने का निर्णय भी लिया गया है। ये आप देखिए, पाकिस्तान है 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और आप देखिए, पाकिस्तान का गठन ही भारत से नफरत के आधार पर हुआ और अपने अस्तित्व में आने के बाद से उसने भारत के साथ अपने संबंध तल्ख बनाए रखे। तल्खी के इस लंबे अध्याय के बीच प्रत्यक्ष परोक्ष युद्ध और निरंतर प्रायोजित आतंकवाद के बावजूद भारत ने 1960 में अस्तित्व में आए सिंधु जल समझौते को कभी स्थगित नहीं किया। लेकिन पहलगांव के बाद ऐसा करने में कोई संकोच नहीं किया। इस स्थगन के क्रियान्वयन और इस मामले के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठने से जुड़े किंतु परंतु के बीच यह तय है कि यदि इसे अपेक्षित रूप से अमल में लाया जा सका तो पहले से मुश्किल झेल रहा पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगेगा। पाकिस्तान की खेती किसानी का एक बड़ा हिस्सा इस समझौते से मिलने वाले पानी पर निर्भर है। पानी रोकने से कृषि उत्पादन घटने और खाद्य सुरक्षा का नया संकट पैदा हो सकता है। पहले ही से खस्ता हालत है पाकिस्तान की। कई पाकिस्तानी शहर भी इसी पानी के भरोसे चलते हैं। जाहिर है कि उनकी रफ्तार थम जाएगी। सिंधु जल समझौते को विश्व के सबसे असर उदार और एक तरफा फायदा पहुंचाने वाले करारों में से एक माना जाता है। इसका पूरा लाभ पाकिस्तानी उठाता आया है। अतीत में भी कई बार इसे स्थगित करने की बात आई है, लेकिन वह आई गई गई और क्योंकि भारत की कभी ऐसी मंशा नहीं रही। और आप देखिए, पाकिस्तानी सेना और शासकों की करतूतों की कीमत वहां की जनता चुका है। और यहां तक कि 2016 में उड़ी हमले के बाद भी सिर्फ इस अनुबंध का स्वरूप थोड़ा बदला गया, जिससे भारत को भी कुछ लाभ मिले, पर इसे ठंडे बस्ते में डालने का कदम तब भी नहीं उठाया गया। तब पीएम मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, मगर पहलगांव के बाद लगता है कि भारत का ध्येय अपनी सीमा को पार कर गया है। और जिसके बाद आप देखते हैं कि यह बड़ा कदम उठाना पड़ा। कूटनीतिक कदम यही संकेत करते हैं कि भारत कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। इसके बाद सैन्य मोर्चे पर किसी गतिविधि के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने की सूरत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि आतंकियों को उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी। गुरुवार को कई देशों के राजनयिकों के साथ बैठक में भारत ने वैश्विक समुदाय को वस्तु स्थिति से अवगत भी कराया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पहलगांव हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत को हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त भी किया। भारत की प्रतिक्रिया और गतिविधियों से पाकिस्तान में डर का माहौल स्पष्ट दिख रहा है। वहां सर्जिकल एयर स्ट्राइक जैसी किसी कार्रवाई की अटकलें लगाई जा रही हैं। और भारतीय कदमों की प्रतिक्रिया में यह आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द करने और सिंधु जल समझौते को योद्धक कार्रवाई करार देते हुए जवाब देने की धमकी दी। 1972 में समझौता हुआ था ना, शिमला समझौता, बांग्लादेश की आजादी के बाद, तो उसी की बात हो रही है। इस समझौते सबके बीच सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान खस्ताहाल आर्थिकी से लेकर अलगाववाद जैसी तमाम चुनौतियों से जूझ रहा है, तब उसने पहलगांव हमले जैसे दुस्साहस क्यों किया। यहाँ इसकी अनदेखी नहीं की जाएगी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर के हालिया जहरीले ये आप देखिए भाषण के हफ्ते भर के भीतर पहलगांव में भीभत्स हमले को अंजाम दिया गया। इसके कारणों की पड़ताल करें तो पाएंगे कि पाकिस्तान इस समय अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। एक समय अमेरिकी उपयोगिता के केंद्र में रहा पाकिस्तान अब अमेरिकी नीतियों में हाशिए पर पहुंच गया है। इस्लामिक पहचान एकजुटता को लेकर खाड़ी देशों के दम पर कूदने वाले पाकिस्तान को पश्चिम एशिया में भारत की निरंतर बढ़ती पैठ से भी बड़ा झटका लगा है। ऐसे में इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के अत्यंत महत्वपूर्ण भारत दौरे और प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा के बीच पाकिस्तान ने भारत को गहरा घाव देने का काम किया। स्पष्ट है कि एक समय अपने संरक्षक रहे इन पक्षों का भारत के पाले में झुकना उस पाकिस्तानी फौज को कतई नहीं पच रहा होगा जो खुद भारत के प्रति अपने देश की नीति को निर्धारित करती आई है। पाकिस्तान में बढ़ते अलगाववाद से भी फौज
की चुनौतियां बढ़ाई हैं और जिससे आप देखते हैं कि उनकी उसकी अहमियत और सक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले महीने ही बलूचिस्तान में सैन्य कर्मियों को ले जा रही ट्रेन के अपहरण को लेकर फौज को शर्मनाक होना पड़ा था। ऐसे में भारत विरोधी कार्ड को नए सिरे से खेलना उसकी मजबूरी हो गई थी। जनरल मुनीर की हालिया भाषण इसका स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम पहचान, हिंदू राष्ट्र, दुई राष्ट्रवाद का समर्थन, कश्मीर का राग फिर से छेड़ा। पहलगांव हमला उनके इस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की मूर्त अभिव्यक्ति है। यह हमला इस लिहाज से भी अलग है कि पूर्व में पाकिस्तान समर्थक आतंकियों ने भारतीय सरकारी या फिर सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था। उनकी लड़ाई भारतीय राज्य और उसकी व्यवस्था से है, लेकिन इस बार निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया है। भारत ने भी सिंधु जल समझौते स्थगित करके यही संदेश दिया है कि अब यह लड़ाई नागरिकों की स्तर पर भी पहुंच गई है और पाकिस्तान शासकों की करतूतों की तपिश जनता को भी झेलनी पड़ेगी। भारत का संदेश स्पष्ट है कि यदि पाकिस्तान जनता जिहादी लड़ाई में अपने सैन्य राजनीतिक नेतृत्व द्वारा बरगलाई जाती रहेगी तो उसकी कीमत वह भी चुकाएगी। हमले के पीड़ितों में विभिन्न राज्यों के नागरिकों के शामिल होने के कारण इससे उपजे आक्रोश ने समूचे भारत को एकजुट करने का काम किया है। इसके अतिरिक्त व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भी भारत के लिए सभी विकल्पों को खोल दिया है। लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष इनके द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल और इनका नाम है, आप देखते हैं, हर्ष बी पंत। एक और बात बता दूं, यहाँ ये माना जा रहा है कि देखिए ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप, पहलगांव यहीं देखने को मिलेगा। 370-35 से हटने के बाद दो भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा है, उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए एक बात देखी जा रही, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई सोच रहा है कि ये बड़े जो आतंकी थे, जो दरिंदे थे, वो मुस्लिम हितैषी हैं या जम्मू कश्मीर के हितैषी हैं, तो सबसे बड़ा दुनिया का झूठ है। आप सोचिए, पर्यटन से सबसे ज्यादा किसे नौकरी रोजगार मिलता है, आप जाके देख लीजिए वहां। आप देखते हैं कि पर्यटन से जो अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को? मध्य प्रदेश की थोड़ी, जम्मू कश्मीर को ही मिलता है। तो वो जम्मू कश्मीर के हितैषी थोड़ी हो सकते हैं। वो तो मैं कह रहा हूं कि दरिंदे हैं जो माफी के काबिल नहीं है और एक तरह से जो कड़ी कार्रवाई हो सकती है उन पर होना चाहिए। ये आप देखिए, छिन्न भिन्न विश्व व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, ये आप देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक नेताओं ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जिसमें समान शर्तों पर व्यापार करना शामिल था और इसके लिए विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई, जो वैश्विक व्यापार को सुगम बनाने, व्यापार विवादों को हल करने और व्यापार नीतियों को नियंत्रित करने के लिए कार्य करे। WTO के समझौतों के प्रावधान विकासशील देशों को विशेष अधिकार देते हैं। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उदाहरण स्वरूप भारत जैसे विकासशील देश कुछ उद्योगों में ऊंचे टैरिफ आयात शुल्क रख सकते हैं। इसके बदले विकसित देशों को बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवा व्यापार उदारीकरण, कृषि नियमों में रियायत दी गई। यह स्थिति अमीर देशों के लिए अधिक फायदेमंद है। वर्तमान में ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने टैरिफ बार छेड़ा रखा है और जिससे भू राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है और टैरिफ बार से किसी देश का और यहां तक कि अमेरिका का भी हित नहीं साधने वाला है और इससे वैश्विक व्यापार में अस्थिरता की स्थिति बनती जा रही है, जिसका प्रभाव विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि भारत समेत कुछ देशों से अमेरिका की द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर वार्ता हो रही है। यह संभव है कि ऐसा समझौता करने वाला भारत पहला देश बन जाए। यदि सभी देशों को अमेरिका के साथ अलग अलग व्यापार समझौते करने पड़ते हैं तो विश्व वहीं लौट जाएगा जहां वह विश्व व्यापार व्यवस्था बनने से पहले था। आगे जो भी हो, यदि ट्रंप अपनी मनमानी टैरिफ नीति पर लगाम नहीं लगाते तो विश्व में आर्थिक संकट तो बढ़ेगा ही, अमेरिका को फिर से महान बनाने का नारा भी खोखला साबित होगा। और आप देखिए, ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ लगाने के प्रभाव को पिछले अनुभव से समझा जा सकता है। उन्होंने अपने पहले शासनकाल में वित्त वर्ष 2018-19 के बीच चीन से आयातित वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाया था। चीन ने इसकी शिकायत WTO की थी। इस प्रकार के व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए WTO की एक अपील प्रक्रिया होती है जिसमें जज अपना फैसला सुनाते हैं, लेकिन अमेरिका ने इन जजों की नियुक्ति पर ही रोक लगाकर विवाद निपटाने की प्रणाली को ही पंगु बना दिया और जिसके परिणाम स्वरूप पहले जितने वैश्विक व्यापार विवाद WTO के जरिए हल होते थे, उनकी संख्या अब 3 गुना घट गई है। इसके चलते 166 सदस्यों वाले विश्व व्यापार संगठन के बारे में कहा जाने लगा है कि ट्रंप ने इस संस्था को दंतविहीन कर दिया है। WTO का प्रभावी अस्तित्व न रहने से टैरिफ का हानिकारक चक्र अब टैरिफ बार का रूप लेता जा रहा है
और टैरिफ बाहर से व्यापार महंगा हो जाएगा, उपभोक्ताओं को मिलने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी और इसका नुकसान अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी उठाना पड़ेगा। डब्ल्यूटीओ के मजबूत ना होने की स्थिति में चीन, कनाडा आदि देशों की ओर से जवाबी टैरिफ लगाए जाने से अमेरिकी परिवारों को हर साल करीब 1 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। लगभग 180 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार प्रभावित होगा एवं अमेरिका में करीब 3.3 लाख नौकरियां खत्म हो सकती हैं। ट्रंप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ ने आप देखें सिर्फ अमेरिकियों के हितों की रक्षा करता है, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को खतरनाक आर्थिक परिणामों से भी बचाता है। उल्लेखनीय है कि सन 2002 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पेंसिल्वेनिया और ओहायो जैसे राज्यों में वोट पाने के लिए स्टील पर टैरिफ लगाया था। तो बदले में आप देखिए यूरोपीय संघ ने भी अमेरिकी सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया था और जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ था। अमेरिका में लोगों की नौकरियां चली गई थी और स्टील पर निर्भर व्यवसायों को महंगा स्टील खरीदना पड़ा था और उस समय डब्ल्यूटीओ ने हस्तक्षेप कर टैरिफ को गलत बताया और ब्रुश को प्रशासन को इसे हटाने पर मजबूर किया था। आज ट्रंप वही गलती दोहरा रहे हैं। अगर अमेरिका की टैरिफ की जिद का विस्तार होता है तो सभी प्रभावित देश मिलकर एक निष्पक्ष और मजबूत व्यापार प्रणाली बनाने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। टैरिफ बार बढ़ने की स्थिति में यदि यूरोपीय संघ, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश अपनी व्यापार व्यवस्था बनाते हैं तो वैश्विक व्यापार में अमेरिका की ताकत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप को यह समझना होगा कि उनके कदम से वैश्विक मंच पर अमेरिका की विश्वसनीयता भी कम होगी। कौन भरोसे करेगा? व्यापार के लिए हमेशा आप देखते हैं कि हमेशा स्पष्ट और निष्पक्ष नियमों की आवश्यकता होती है और जिससे देश एक दूसरे के साथ सही तरीके से व्यापार कर सकें। आपसी बातचीत द्वारा सभी देशों को मिलकर व्यापार से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोजने की आवश्यकता है। मजबूत समझौते द्वारा आपसी जवाबदेही तय की जानी चाहिए जिससे व्यापक संबंधों में अराजकता न फैले। कोई भी देश ऐसी मनमाने फैसले न ले जो व्यापार युद्ध को बढ़ावा देते हों एवं जिसमें विश्व व्यापार अस्थिर होता हो। विश्व व्यापार में संतुलन एवं ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए डब्ल्यूटीओ को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम करना होगा। आपसी सहयोग और पारदर्शी व्यापार नियमों के माध्यम से ही एक स्थिर और न्यायसंगत वैश्विक व्यापार व्यवस्था बनाई जा सकती है। लेखक और शास्त्री हैं, इनका नाम है आप देखते हैं क्या, डॉक्टर सुरजीत सिंह। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है अधिकार ऊर्जा। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य जीवन संबंधों की बुनियाद पर टिका होता है। संबंधों के समीकरण अधिकारों से भी निर्धारित होते हैं। इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि किसी व्यक्ति विशेष पर हमारा कितना अधिकार है और उसमें हमें कितना अधिकार सौंपा गया। अधिकार का यह भाव भी तय करता है कि हमारे संबंध विश्वास से परे हैं या फिर मात्र औपचारिकता से ओतप्रोत हैं। रिश्ते समय के साथ बदलते हैं और उनके साथ ही अधिकारों का दायरा भी परिवर्तित होता रहता है। कभी जो प्रश्न सहज लहजे लगते थे वे ही समय बीतने के साथ असहज और अनुचित प्रतीत होने लगते हैं। यह संकेत होता है कि संबंध की परिधि संकुचित हो रही है और उसमें हमारा अधिकार स्वतः कम होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आत्ममंथन आवश्यक हो जाता है। क्या हमें वास्तव में वह स्थान, वह सम्मान और वह अधिकार उसी प्रकार प्राप्त हो रहा है जो एक सजीव एवं समर्पित संबंधों का मूलभूत अंग होना चाहिए। अधिकार कोई उपहार नहीं होता है और न ही इसे आदेश द्वारा आप देखिए प्राप्त किया जा सकता है। यह विश्वास, समझ और समानता से उपजा है। जिस संबंध में एक पक्ष को ही सारे निर्णय लेने का अधिकार हो, दूसरा केवल अनुगामी बना रहे, वह संबंध भले ही सामाजिक दृष्टि से मान्य हो परंतु आध्यात्मिक रूप से रिक्त होता है। हर संभव के संबंध के पड़ाव पर यह विवेचना आवश्यक है कि हमने दूसरों को जितना अधिकार दिया बदले में कितना पाया। यह कोई घटती हिसाब नहीं है अपितु आत्मसम्मान का मूल्यांकन है। यदि सामने वाला आपके प्रश्नों से कतराने लगे, आपके मौन को ना समझे और आपके अधिकार को बोझ समझे तो वह संबंध पुनर्विचार की मांग करता है। संतुलित संबंध वही है जहां दोनों को एक दूसरे पर बराबर का अधिकार हो, वही वास्तविक अपनत्व अंकुरित हो सकता है। देख रहे हो भैया, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है। ये आप देखेंगे राहुल गांधी को फिर फटकार। राहुल गांधी जो आप देखते हैं कि वीर सावरकर पर आप देखिए जो बातें कहते रहते हैं ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। राहुल गांधी को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। उन्हें वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुननी पड़ी। इसके पहले उन्हें राफेल विमान सौदे पर गलत बयानबाजी के लिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनने के साथ ही उससे माफी भी मांगनी पड़ी थी, वह भी शपथ पत्र देकर। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधने के लिए वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने को अपनी आदत बना लिया था। इसी आदत के चलते वह कई बार अनाप शनाप बयान दे देते थे। उनके
ऐसे ही बयान से चिढ़े एक वकील ने उनके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने जब राहुल गांधी को समन जारी किया तो वह राहत पाने इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन उसने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां आप देखते हैं कि उन्हें फटकार के साथ यह सीख भी मिली कि वह आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उनका सच से भी सामना कराया कि महात्मा गांधी भी तो अंग्रेजों को चिट्ठियां में लिखते थे, आपका वफादार सेवक, और उसने उन्हें इससे भी अवगत कराया कि स्वयं उनकी दादी इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर की प्रशंसा में पत्र लिखा था। ऐसा नहीं राहुल गांधी इससे परिचित ना हो, लेकिन संकीर्ण राजनीतिक कारणों से उन पर सावरकर का अपमान करने का धुन सवार ही थी, और इसलिए वह जानबूझकर इसकी भी अनदेखी करते थे कि इंदिरा गांधी ने सावरकर की स्मृति में डाक टिकट जारी किया था, उनके नाम पर बनने वाले ट्रस्ट के लिए 11,000 रुपये दिए थे, फिल्म डिवीजन को उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का भी कहा था। क्या यह संभव है राहुल गांधी को यह सब पता ना हो? देखिए एक बात और आपको बता दूं, सावरकर की जिंदगी को लेकर बड़ा विवाद है, और कई लोग आप देखते हैं कि इन्हें सावरकर की जो 1913 तक की जिंदगी थी उसे बेझिझक कहते हैं कि एक क्रांतिकारी नेता थे, लेकिन बाद में वो जेल गए, उन्होंने जो माफी के लिए चिट्ठी लिखी उसको लेकर आलोचना भी उनकी होती रहती है। राहुल गांधी सब कुछ जानते हुए भी इसलिए सावरकर का अपमान करते हैं क्योंकि वह एक अरसे से कांग्रेस को उन संस्कारों से दूर ले जा रहे हैं जिनके लिए वह जानी जाती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत भी दे दी, लेकिन अच्छा हो कि वह उसकी नसीहत का ध्यान रखे, इतिहास भूगोल जाने बिना स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर जिम्मेदार टिप्पणियां न करें, चूंकि उन्हें चेतावनी दी है कि यदि आगे फिर से उन्होंने गैर जिम्मेदार टिप्पणियां की तो वह खुद उनका संज्ञान लेगा। इसलिए आशा की जाती है कम से कम वह सावरकर पर तो संभल कर बोलेंगे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार मिली उसकी संज्ञान अन्य नेता भी लें तो अच्छा है, क्योंकि कई नेता स्वतंत्रता सेनानियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते रहते हैं। किसी स्वतंत्रता सेनानी की रीति नीति से असहमत होने का यह मतलब नहीं है हो सकता है कि उसका अपमान किया जाए। और देखिए एक बात और बता दूं, बीजेपी वाले बोलते हैं कि जो सावरकर को पसंद करते हैं वो कहते हैं कि भैया वो उनकी रणनीति थी कि जेल से बाहर आने के लिए क्या किया जाए, और वो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का उदाहरण देने लगते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि अरे उन्होंने तो फांसी को चुन लिया था और इन्होंने माफी को चुना। तो ये सब चलता रहता है, और हमारे देश में राजनीति देखिए खूब होती, महापुरुषों पर भी खूब राजनीति होती। मैं कहता हूं देश में सब आज़ादी में सबका योगदान है, किसी के योगदान को आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वो एक को कह दिया जाए अरे उनका क्या योगदान था, गांधी का क्या योगदान था, कोई कहता है इनका क्या, भीमराव अम्बेडकर, कोई जवाहरलाल नेहरू, कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल पे उंगली उठाता रहता है। आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए कितने भी उनमें मनभेद नहीं थे, मतभेद थे, और आप देखिए मतभेद होने के बाद भी उद्देश्य तो उनका एक ही था, देश को आज़ादी दिलाना। और आपको मालूम होगा कि देश को आज़ादी छोड़िए, आप देखेंगे कि जब नेहरू मंत्रिमंडल का गठन होता है तो भीमराव अंबेडकर साहब को जगह मिलती है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी जगह मिलती है। न्याय में विलंब, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल और आपराधिक मुकदमों के निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश में लगभग 9,000 अदालतें स्थापित किए जाने की आवश्यकता जताई। हाईकोर्ट द्वारा इस प्रकरण को महत्ता को इस प्रकार समझा जा सकता है कि इसमें लंबित मुकदमों की वह गंभीर समस्या भी निहित है जिसका समाधान फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की जिला अदालतों में 1 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं। इसका निस्तारण भी तभी संभव है जब पर्याप्त संख्या में अदालतें हों ही, और उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाए। वस्तुतः अदालतों का आधारभूत ढांचा मजबूत करने ही न्याय को लोगों के लिए सहज और सुलभ बनाया जा सकता है। अभी स्थिति यह है कि सिविल वाद लड़ते लोगों की पीढ़ियां गुजर जाती, निर्णय नहीं आ पाते। आपराधिक मुकदमा भी निर्णय आने में 1 दशक गुजर जाता है। यह स्थिति आप देखते हैं कि क्या स्थिति वादकारियों में चिंता, तनाव और अनिश्चितता बढ़ाती है, उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। कहा जाता है कि न्याय में विलंब न्याय से वंचित करना है। वादकारियों का न्यायिक व्यवस्था के प्रति भरोसा बना रहे, इसके लिए भी आवश्यक है कि लंबित मुकदमों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इसके लिए कई गंभीर प्रयास भी किए आवश्यक, लेकिन उनका विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट की चिंता का मुख्य कारण भी यही है, इसलिए सरकार ने जवाब तलब किया गया है। वैसे यह समस्या देश के अधिकांश राज्यों में भी है, लिहाजा उसे आप देखते हैं उसी अनुरूप कदम उठाए जाने चाहिए। एक बात और आपको बता दूं, आजकल आप देखते हैं कोई भी मामला होता है कोर्ट चले जाते हैं लोग। पहले आप देखते हैं कि बहुत सारे समाधान आपसी में हो जाते थे, पंचायतों में हो जाते थे, मध्यस्थता के जरिए हो जाते थे। ये उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। सुरक्षित बने जेनेटिक डाटा,
ये आप देखते हैं। आज का युग जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार का युग है। नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग तकनीकें आज चिकित्सा, कृषि और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन ला रही हैं। इन नवाचारों ने व्यक्तिगत चिकित्सा, कैंसर की पहचान, संक्रामक रोगों की निगरानी और जीन आधारित अनुसंधान को नई दिशा भी दी है। हालांकि आप देखिए, तकनीकी प्रगति के साथ साथ जेनोमिक डाटा की गोपनीयता और सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। क्या बन गई है? विषय बन गई है। और इस आप देखते हैं कि डाटा में ये आप देखिए व्यक्ति की आनुवंशिक पहचान, स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशील विवरण और पारिवारिक वंशानुक्रम की जानकारी समाहित होती। यदि यह डाटा असुरक्षित रूप से ऑनलाइन मौजूद हो तो साइबर अपराधियों के लिए यह एक आसान लक्ष्य हो सकता है। हालिया अध्ययन ने कई उभरते खतरों जैसे कि कृत्रिम डीएनए में छिपाए गए मालवेयर, ये आप देखते हैं कि एआई आधारित डाटा, ये आप देखते हैं कि छेड़छाड़ और पुनः पहचान तकनीकों की ओर इशारा, ये आप देखेंगे, और जो कि न सिर्फ व्यक्तिगत गोपनीयता बल्कि वैज्ञानिक निष्पक्षता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। एनजीएस प्रक्रियाएं कई जटिल चरणों से गुजरती हैं, नमूना संग्रहण से लेकर आप देखते हैं डाटा विश्लेषण तक। यह संपूर्ण प्रक्रिया अत्याधुनिक उपकरणों और डिजिटल प्रणालियों पर निर्भर करती है। और इन आप देखते हैं कि क्या इन प्रणालियों में उच्च सटीकता की अपेक्षा होती है। वहीं साइबर हमलों के लिए कई संभावित कमजोरियां भी मौजूद होती हैं और आप देखते हैं कि रहती हैं। उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि यदि उपयोग में लाया गया सॉफ्टवेयर सुरक्षित नहीं है या डाटा को एन्क्रिप्ट नहीं किया गया तो वह आसानी से चोरी हो सकता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो जैव साइबर सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं भी अक्सर बिखरे हुए और अपर्याप्त हैं। और आप देखते हैं कि इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, डाटा को संग्रहित करने, साझा करने और संसाधित करने के दौरान अत्याधुनिक एन्क्रिप्शन तकनीकों का प्रयोग अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणालियां संदेहास्पद गतिविधियों का समय रहते पता लगाने में मदद कर सकती हैं। तीसरा, साइबर ऑडिट्स प्रणाली की कमजोरियों को उजागर कर उन्हें सुधार कर सकते हैं। और यह समस्या केवल तकनीकी उपायों से हल नहीं हो सकती है। इसके लिए कंप्यूटर विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा जैसे विशेषज्ञों के बीच सहयोग आवश्यक है। नीति निर्माताओं और संस्थानों को स्पष्ट व कठोर दिशा निर्देश के माध्यम से डाटा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। और आप देखते हैं कि संबंधित अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों ने निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि आगामी पीढ़ियों के लिए मजबूत और सुरक्षित जैव सूचना तंत्र विकसित किया जा सके। ये आप देखें, ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ये वही पाकिस्तान को लेकर बातें हो रही, बिगड़ेल पड़ोसी पर कार्रवाई का समय। और अभी मैंने कहा ना कि एक सामान्य जानकारी रखिए हो, हर पहलू के बारे में आप लोग याद रख लीजिए क्योंकि इस पर आर्टिकल बार बार लिखे जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप देखिए, कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को हुए आतंकी हमले की जांच में शक की सारी सुइयां पाकिस्तान की ओर इशारा कर रही हैं। क्या कर रही हैं? और जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम देने का दुस्साहस किया उन सबको पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग दी गई थी और अनुमान है कि इसकी मदद 2 स्थानीय आतंकवादियों ने की और उन्हें भी पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग प्राप्त हुई। प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा के उन संदिग्धों के स्केच जारी किए गए और इन पर इनाम भी घोषित किए गए हैं। एक मृत पर्यटक की पत्नी ने बेजबेरा की आदिल ठोकर और आदिल गुरी की पहचान की थी। शुक्रवार को सैन्य बलों ने उसके मकान की पहचान करते हुए उसके ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों का मानना है कि आदिल तोकर 2018 में सीमा पार चला गया था जहां उसने लश्कर के साथ ट्रेनिंग ली थी। वह भारत लौटा और उसने इस हमले को अंजाम दिया। हमले से पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के भाषण से भी यही संकेत मिलते हैं कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है। हाइब्रिड स्ट्रेटेजी, ये आप देखते हैं कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पहलगांव में खतरे की लाल रेखा पार कर दी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संतुलन को पुनः स्थापित करने और आतंकियों व उनके पाकिस्तानी आकाओं को स्पष्ट संदेश देने के लिए भारत को सुपर स्मार्ट तरीका अपनाना होगा। भारत के लिए बेहतरीन विकल्प हाइब्रिड स्ट्रेटेजी है जो पाकिस्तान के लिए गंभीर व सख्त मुश्किलें खड़ी कर सकती। इस संदर्भ में कुछ सुझाव इस तरह से हैं कि एक किसी भी किस्म की सैन्य सुरक्षा प्रतिक्रिया केवल आतंक के जनकों को टारगेट करे। इस समय इस्लामाबाद भारत के साथ विस्तृत टकराव चाहता है। पहलगांव हमला अधिकतम माइलेज के लिए डिजाइन किया गया था। इस्लामाबाद ग्लोबल अटेंशन के लिए हताश है ताकि उसके अस्तित्व को भी खतरे में डालने वाली उसकी घरेलू नाकामियों से ध्यान हटाया जा सके, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति है ना यहाँ तो। और आप देखिए, वह चाहता है कि इस सब में वॉशिंगटन, बीजिंग और अरब देश शामिल हों, इसलिए नई दिल्ली को उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए बल्कि उस जगह बार करना चाहिए जहां इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा दर्द होता हो। काबुल व तेहरान के साथ अधिक करीबी के साथ
काम कर रखे। और आप देखें दूसरा, यह पहलगांव हमला उस समय हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। हाल के वर्षों में रियाद ने कट्टरवाद व आतंकवाद फंडिंग को समाप्त करने में काफी निवेश किया है। बावजूद इसके वह पाकिस्तान को आर्थिक मुसीबत से निरंतर निकालता रहा है, शायद ईरान के विरुद्ध बीमे के तौर पर। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत उन रिश्तों को भुनाए जो उसने हाल के वर्षों में खाड़ी के राज्यों के साथ आप देखते हैं कि विकसित किए। अगर वह तेल के बाद अपने आधुनिक सपनों को साकार करना चाहते हैं तो उन्हें भारत की आवश्यकता है, पाकिस्तान की नहीं। भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे में जबरदस्त संभावना है। चीन के नेतृत्व वाली BRI जो पाकिस्तान से गुजरती है वह इस गलियारे को खतरे के रूप में देखती है। इसलिए नई दिल्ली को चाहिए कि वो खाड़ी देशों पर दबाव बनाए, वह पाकिस्तान की आर्थिक मदद करना बंद करे जो क्षेत्रीय सुरक्षा के व विकास के लिए रोड़ा बन गया है। पहलगांव आतंकी हमले का एक उद्देश्य जम्मू कश्मीर से पर्यटन उद्योग को बर्बाद करना है। पाकिस्तान को भी जब तक आर्थिक चोट नहीं लगेगी तब तक वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये आप देख लीजिए, ये आप देखिए हमारा प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, चाइना है, ये आप देखिए पाकिस्तान है, ये सऊदी अरब, ये चाइना, ये क्या है, ईरान है, माफ करिए, ये यूक्रेन है, ये रूस आपको देखने को मिल रहा है। और आप देखिए रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की रणनीति। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने वैश्विक सुरक्षा और राजनीति में नए सवाल उठाए। यह युद्ध न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बन चुका है। भारत के लिए यह एक और महत्वपूर्ण संदर्भ है क्योंकि यह साबित करना कि बड़ी शक्तियां, ये आप देखते हैं कि बड़ी शक्तियां क्या, ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण, क्योंकि यह साबित करना कि बड़ी शक्तियां अपने भू राजनीतिक और सैन्य हितों की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकती हैं। रूस जो लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद अपने हितों की रक्षा में लगा हुआ है, इस स्थिति से भारत को यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि भारत को भी अपनी संप्रभुता सुरक्षा के लिए दृढ़ और स्पष्ट रणनीतियों की आवश्यकता है। चीन अमेरिका का लाभ। आज चीन अमेरिका का हर मौसम का दोस्त और सबसे बड़ा मददगार बन गया है, लेकिन वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के आने से बीजिंग नई दिल्ली के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि समझौता भी कर रहा है। यह है चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से हमारी। और आप देखते हैं इसलिए नई दिल्ली को बीजिंग के समक्ष पहली शर्त या रखनी चाहिए कि वह इस्लामाबाद पर भारत विरोधी तत्वों को नियंत्रित करने का दबाव बनाएगा। अगर बीजिंग यह काम कर देता है तो भी द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो हमें मालूम हो जाएगा कि बीजिंग कभी भी आतंक प्रायोजित करने वाले पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा। ट्रंप जब पिछली बार व्हाइट हाउस में थे तो उन्होंने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद फंडिंग के लिए FATF की ग्रे सूची में डाल दिया था। पाकिस्तान इस सूची में से 2022 में निकला। पहलगांव के बाद नई दिल्ली और वॉशिंगटन के साथ काम करते हुए पाकिस्तान को फिर से इसी सूची में डाल देना चाहिए। वॉशिंगटन में अनेक कांग्रेस सदस्य व सेनेटर हैं जो पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। नई दिल्ली को उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान पर इससे कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव की रणनीति, तो आप देखेंगे इसमें कि आतंकवाद और हिंसा पाकिस्तान के पर्याय हैं। वर्षों से भारत ऐसे कई घातक हमलों का साक्षी रहा है जिसका संबंध सीधे पाकिस्तान से, जैसे 2001 में संसद पर हमला हो, वर्ष 2008 का मुंबई आतंकी हमला हो, 2016 का पठानकोट हमला हो, 2019 में पुलवामा हमला हो, अब पहलगांव आतंकी हमला हो। पाकिस्तान की ये आप देखिए पाकिस्तान के असली मंसूबों को उजागर करता है जो वर्षों बाद भी भारत कश्मीर को विभाजन के अधूरे एजेंडे मानता है। पहलगांव में हिंदू पर्यटकों की निर्मम हत्या के बाद भारत ने 1960 में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। बाघा अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को बंद कर दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द कर दिए, उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया। और इस हमले से कश्मीर के नाजुक पर्यटन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बुकिंग रद्द होने लगी। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों को पहचान कर सजा दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आतंकी वारदातों से भारत का आत्मा कभी नहीं टूटेगा और आतंकवादों को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकवाद को। वस्तुतः जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरस्ती के बाद से यह सामान्य स्थिति लाने के लिए गृह मंत्रालय ने शून्य आतंकवाद का वादा किया था। वर्षों की उथल पुथल और कोविड जनित लॉकडाउन और अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में पर्यटन तेजी से फलने फूलने लगा। 2023 में रिकॉर्ड तोड़ आप देखिए 2.1 करोड़, 2024 में पर्यटकों की संख्या 2.36 करोड़ तक पहुंच गई थी। पहलगांव घटना से पहले इस वर्ष संख्या को और पार करने की उम्मीद थी। स्पष्ट की सामान्य स्थिति अभी भी दूर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, देखिए अब घटना हो गई, कोई भी मौत जानबूझकर वहां जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि डर तो रहेगा ना एक तरह से कि कभी हमारे साथ भी ये घटना हो सकती है, हमारे परिवार के साथ भी घटना हो सकती है।
जब तक पाकिस्तान अलगाववाद को समर्थन देता रहेगा, घाटी में कुछ हद तक अलगाववाद बना रहेगा और तब तक कश्मीरी मुद्दे का कोई समाधान नहीं हो सकता। हालांकि आतंकी घटनाओं की संख्या 4000 से घटकर 127 होना भी एक समाधान है, एक बड़ी सफलता और लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के दौर में सामान्य स्थिति का एक पैमाना माना जा सकता है। 2019 में पाकिस्तान संरक्षित आतंकवादियों द्वारा पुलवामा हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित एक आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर यह आप देखते हैं कि एयर स्ट्राइक की थी। एक एयर स्ट्राइक भारत की आतंकवाद विरोधी नीति में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। हाल ही में पहलगांव में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला एक क्रूर कृत्य है। इसे एक सुनियोजित राजनीतिक संदेश भी माना जा सकता है, जिसका समय और स्थान न केवल मानवीय हताहतों को लक्षित करने के लिए बल्कि आर्थिक और रणनीतिक व्यवधान पैदा करने के लिए भी चुना गया। और जिस समय अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं, भारत को अमेरिका पर दबाव डालना चाहिए कि वह संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम प्रतिबंध लगाए। यह सुनियोजित क्रूर हमला न केवल निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या करना, बल्कि इसका उद्देश्य कश्मीर को सुरक्षित स्वर्ग बनाने के प्रयासों को ध्वस्त करने के साथ साथ भारत में आर्थिक और सामरिक शांति फैलाना भी है। यही समय है कि सिंधु जल संधि के निलंबन और तत्काल उपायों से आगे बढ़कर आतंकवाद को पनाह देने वाले देश को जवाब दिया जाए। हाँ, पूरा देश अब सुनियोजित क्रूर आतंकवाद को पनाह देने वाले देश को जिम्मेदार ठहराकर प्रत्यक्ष रूप से भारी कीमत चुकाने की प्रतीक्षा कर रहा है। निसंदेह अब कार्रवाई बालाकोट से आगे की होनी चाहिए। यूएन के बारे में बताइए, चलिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा। ये आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं। बिहार में चुनाव है ना आने वाले समय में, तो वहाँ खूब राजनीति चल रही है। भाषा विवाद और राजनीति, ये आप देखते हैं कि विवाद हमारे देश में भाषा को लेकर भी खूब विवाद होता रहता है ना, आप लोग पढ़ते रहते भी होंगे। तो आप देखें देश में भाषाई राजनीति आजकल जोरों पर है और जोरों शोरों पर चल रहा है ना। महाराष्ट्र में आप देखिए बीजेपी की सरकार, वहां भी विरोध हो रहा था। इस संदर्भ में कई बार अन्य देशों की चर्चा भी की जाती है, जबकि भारतीय समाज का भाषाई समीकरण कनाडा, बेल्जियम, रूस तथा चीन जैसे देशों के उदाहरणों से नहीं समझा जा सकता है। और आप देखते हैं कि यूरोपीय राष्ट्रवाद के तहत भाषा और राष्ट्रवाद के बीच संबंध और उसकी गतिशीलता को बनाया गया था, लेकिन भारत में यह संबंध बहुआयामी है और समस्याग्रस्त भी है। सर्वविदित है कि बहुभाषीय सभ्यता के रूप में भारतीय समाज विशेष किस्म की अभिजन भाषाओं और स्थानीय, क्षेत्रीय व अखिल भारतीय भाषाओं के बीच साथ साथ रहता है आया है। और वर्ष 1927 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 179 भाषाएं, 544 बोलियां और कुल मिलाकर 1652 मातृभाषाओं का उल्लेख मिलता है। 1961 की जनगणना में 1098 भाषा बोलने वाले दर्ज किए गए थे। और आप देखेंगे कि इसमें भाषाई पट्टियों में भी साहित्य, क्षेत्रीय भाषाई पट्टियों में भी साहित्य रचना और राजनीतिक प्रयोग में आने वाली मानकीकृत भाषाएं, बोलियां परस्पर व्यापी प्रभाव से गुजरती रही। क्या है विवाद? भाषा विवाद राजनीतिक दलों के आपसी हितों को साधने के लिए मुद्दा बनाया जाता रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पिछले दिनों कहा, यदि हिंदी थोपने की कोशिश की गई तो हम फिर एक भाषा युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका यह वक्तव्य तब आया जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की अपील की थी। हालांकि हिंदी के प्रोत्साहन की आकर्षक घोषणा पहले भी की जाती रही है। देश के कई राज्यों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में दर्जा मिलने का विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर राजनीतिक सियासत गर्म है। देखा जाए तो पूर्व में शिक्षा प्रणाली लोक जीवन में अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व पर जरा सी आंच नहीं आती थी। यह पहली बार है जब नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय भाषाओं को फलने फूलने और लोक जीवन में से जुड़ने का संस्थागत मौका और माहौल मिला। इस प्रयास में संस्थागत सहयोग और सुधार की आवश्यकता है। ये आप देखिए इसमें कहा नहीं गया है कि हिंदी को अनिवार्य किया जाए। वो कह रहे हैं कि एक और अन्य भारतीय भाषा सीखनी चाहिए आपको, वो कोई और हो सकती है। हिंदी को 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली में आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा मिला है। इनमें से 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य हैं। हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों वैसे हैं। वैसे ये 7 राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश की लगभग 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप सोचिए कि आप हिंदी में मूवियां बना सकते हैं, हिंदी में मूवियां डब कर सकते हैं, लेकिन हिंदी का विरोध करेंगे। आपको कमाई करना है। यदि इन राज्यों में गैर हिंदी भाषियों को छोड़ दिया जाए तो 40% लोगों ने हिंदी को अपने प्रयोग की भाषा घोषित की थी। हिंदी के जबरदस्त विस्तार के मुकाबले अंग्रेजी का आंकड़ा ना के बराबर है। इससे इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में एक बार उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र से आए राजनीति विज्ञान विभाग के 3 आप देखते हैं कि
छात्र भारतीय राजनीति पर 40 पेज की रीडिंग को समझने का प्रयास कर रहे थे। उड़ीसा महाराष्ट्र से आए छात्रों ने अंग्रेजी की रीडिंग से उबते हुए कहा था, इतनी कठिन अंग्रेजी से अच्छा होता कि हम कम से कम हिंदी में होती तो उसको समझ में आता। यह बातचीत केवल भाषाई समझ की नहीं थी, बल्कि सामाजिक हैसियत को लेकर एक बेचैनी भी पैदा करती है, जिन्हें हिंदी मीडियम टाइप कहकर इसका वर्गीकरण किया जाता है। रही बात हिंदी को थोपे जाने, तो राजनीतिक समझ रखने वाला हर व्यक्ति यह जानता है कि पूरे देश पर किसी एक भाषा को थोपा नहीं जा सकता है। भाषा का अतीत। महात्मा गांधी ने 1918 में दक्षिण हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी में जब कांग्रेस चुनाव जीत गई, श्री राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री बने, तो गांधीवादी नेता होने के साथ ही वह हिंदी को लागू करने की हिमायती भी थे। 6 मई 1937 को अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत को तभी सम्मान हासिल होगा जब हम हिंदी सीख लेंगे। अप्रैल 1938 में उन्होंने हिंदी को अनिवार्य कर दिया, लेकिन इस अनिवार्यता के विरोध ने ऐसी राजनीति को जन्म दिया जिसे द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के द्वारा तमिल भाषा की सर्वश्रेष्ठता की मांग ने सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता निकाल लिया। उसके बाद से इसे भाषा विवाद निरंतर कायम रहा। वर्तमान में भाषा विवाद की राजनीति को अंग्रेजी बनाम हिंदी के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, लेकिन नई शिक्षा नीति अंग्रेजी की प्रभुता के सामने समस्त भारतीय भाषाओं को आधार देने के उद्देश्य हेतु प्रतिबद्ध है। यह नीति भाषा को वैचारिक भावनात्मक आदान प्रदान या प्रचार का माध्यम बनाना चाहती है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मैं कहता हूँ सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।